जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्ट के अंदर वाले सभी क्वेश्चन को जो है देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। मतलब यह जितना भी दिया गया है ना, बताना है कि कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ कौन सा पदार्थ है, तो पहले समझना पड़ेगा ना कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ का मतलब क्या होता है, पदार्थ का मतलब क्या होता है, हर वो चीज़ जो जगह घेरता है, तो जिसका कुछ ना कुछ जो है वो द्रव्यमान होता है, वो हर वो चीज़ क्या है, पदार्थ है। तो ठीक है, देखो, तो यहाँ में से कुर्सी क्या पदार्थ है, हाँ बिल्कुल है, ये जगह घेरता है, होता है। इसका द्रव्यमान होता है, बिल्कुल होता है, जगह भी घेरता है। वायु क्या पदार्थ है, हाँ बिल्कुल पदार्थ है। स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, क्या ये जगह घेरता है, नहीं नहीं, तो एक फीलिंग्स है, तो ये तो क्या हो गया, ये पदार्थ तो नहीं होगा। गंध, ये भी पदार्थ नहीं होगा। बादाम, ये क्या होगा, ये पदार्थ होगा। मतलब क्या पदार्थ, मतलब मैंने बताया ना कि जो जगह घेरता है, जिसका आयतन होता है, जो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो सभी चीज़ें क्या होती है, पदार्थ होती हैं। शीत, ये क्या पदार्थ है, बिल्कुल नहीं है। शीतल पेय, हाँ ये पदार्थ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, देखो कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि गर्मा गर्म खाने की गंध, ये जो गर्मा गर्म खाना होता है वो क्या होता है कि कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। मतलब हम बहुत दूर हैं, लेकिन अगर बगल में कहीं खाना बन रहा है ना गर्मा गर्म, तो हमारा उसका सेंट जो है ना हमारे पास पहुंच जाता है। लेकिन ठंडे खाने के साथ ऐसा नहीं होता है। ठंडे खाने की जो महक होती है वो हमारे बहुत दूर तक नहीं जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो ऐसा क्यों होता है। देखो, तापमान बढ़ने पर गैसों की विसरण दर बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर, जैसे खाना हम बना रहे हैं तो उस समय क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो तापमान जैसे बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर गैसों की विसरण दर बढ़ जाती है, यानी वो फैलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इससे गर्मा गर्म खाने की सुगंध बहुत तीव्र गति से कमरे तथा इसके आसपास फैल जाती है और हमें दूर से ही गर्म भोजन की सुगंध मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ठंडे भोजन के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका तापमान कम होता है। बात आया समझ में कि तापमान जैसे बढ़ता है तो गैसों की विसरण दर भी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि गर्मा गर्म खाने की सुगंध बहुत तीव्र गति से जो है वो कमरे के तथा उसके आसपास फैल जाती है। लेकिन ठंडे भोजन के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए जो है वो उसका जो सुगंध जो है वो बहुत दूर तक नहीं जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता है वो पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण जो है वो प्रेक्षित होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पता चलता है कि ठोस पदार्थ द्रव को विस्थापित करने में समर्थ होता है। ठोस पदार्थ जो है वो द्रव को विस्थापित करने में क्या है, समर्थ होता है। यहाँ जो है वो गोताखोर ठोस पदार्थ का उदाहरण है। जो गोताखोर है वो किसका उदाहरण है, ठोस पदार्थ का। जबकि जो पानी है वो किसका उदाहरण है, द्रव का उदाहरण है। आई बात समझ में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रश्न 1 का हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न 1 का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। जो पदार्थ के कण जो होते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो पदार्थ के कणों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, पूरा नोट्स, प्रॉपर नोट्स देख लीजिए। आपको लिखा हुआ नोट्स जो मिल रहा है, आप यही आंसर जो है आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होता है उसके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है,
अब प्रश्न 2, यहाँ तक जो हमने देखा ना वो प्रश्न 1 का क्वेश्चन था, प्रश्न 1 का। अब प्रश्न 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यहाँ पहले दिया गया है कि घनत्व क्या है, मतलब घनत्व क्या है, घनत्व का परिभाषा दिया गया है। तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व इज इक्वल टू क्या होगा, तो द्रव्यमान बट्टे आयतन, क्या होगा, द्रव्यमान बट्टे आयतन को क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। ठीक है, जैसे दूरी बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक इसी पर द्रव्यमान बटे आयतन को क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। मतलब जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटा से बड़ा। तो ठीक इसी प्रकार हमको यहाँ पे दिखाना है कि बढ़ते हुए घनत्व, मतलब जिसका घनत्व सबसे कम होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला को, फिर उसके बाद वाला को, इस तरह से। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, वायु का। किसका, वायु का। फिर इससे ज़्यादा होगा चिमनी का धुआं, फिर इससे अधिक होगा रुई का, फिर इससे अधिक घनत्व होगा जल का, फिर इससे भी अधिक होगा शहद का, फिर शहद से भी ज़्यादा चौक का, और चौक से भी ज़्यादा लोहा का। आई बात समझ में। अब प्रश्न 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर का सारणीबद्ध कीजिए। मतलब पदार्थ के हम लोग यहाँ पे जो है वो 3 अवस्था के बारे में जो पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस, और तीनों में यहाँ पे अंतर लिखना है। ठीक है, कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। तो देखो, ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ध्यान से देखना, ये अंतर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार यानी साइज भी, और वॉल्यूम, आकार तथा आयतन, तो जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, मतलब फिक्स होता है। ठीक है, जैसे देखो पत्थर का आयतन भी निश्चित होता है, उसका आकार भी निश्चित होता है, मतलब उसका आकार जो हर जगह चेंज नहीं करते रहता है। जैसे एक पत्थर उसको हम यहाँ से उठा के यहाँ भी रख देना तो उसका आकार वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसका आयतन भी चेंज नहीं होगा। तो ठोस का क्या होता है कि इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, जैसे लकड़ी, लोहा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। अब आते हैं यही द्रव में। तो द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आकार जो चेंज हो जाता है। जैसे पानी का आकार जो चेंज हो जाता है, जैसे देखो पानी को हम गिलास में रखेंगे ना तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन वही पानी को हम जो फिर बड़ा गिलास में रखें तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, बड़ा बर्तन में रखें तो उसका आकार और चेंज हो जाएगा, बाल्टी में रखें तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन आयतन तो वही रहेगा ना। तो द्रव में क्या है, जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है। गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। मतलब गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, यानी फिक्स नहीं होता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। ठीक है, ये हो गया पहला अंतर। अब दूसरा अंतर देखते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखो दूसरा अंतर क्या है ठोस में, कि कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। किसमें, ठोस में क्या होता है कि कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, और यही बात द्रव में, तो कणों के बीच आकर्षण बल कुछ कम होता है। किससे कम होता है, तो ठोस की तुलना में। अब यहाँ पे देखो, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है किसमें, तो गैस में। ये ठोस के लिए, ये द्रव के लिए, और ये गैस के लिए है। ठीक है, ठोस में देखो अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, फिर इसमें द्रव में देखते हैं तो अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा थोड़ी अधिक होती है। किसमें, जो द्रव होता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। किससे अधिक, तो द्रव से अधिक, और ठोस से अधिक होता है द्रव का, और द्रव से भी अधिक होगा गतिज ऊर्जा किसका, गैस का। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं, इसका बी नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। मतलब बताना है यहाँ पे कि दृढ़ता क्या है, यहाँ पे बताना है कि दृढ़ता क्या है, संप्रियता क्या है, इस सब के बाद तरलता क्या है, परिभाषा लिखना है, मतलब इसके बारे में बताना है। ठीक है, देखो दृढ़ता पहले, यह पदार्थों का वह गुण है जिससे पदार्थों के ठोस होने का पता चलता है। मतलब कोई भी पदार्थ जो है वो ठोस होता है, या पता कैसे चलता है, तो दृढ़ता के कारण। ठीक है, जैसे ठोस पदार्थ सबसे दृढ़ होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संप्रियता, इससे पदार्थ को दबाए जाने के गुण का पता चलता है। किसके कारण, संप्रियता के कारण। जैसे गैस पदार्थों को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, गैस पदार्थों को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन अगला आगे देखते हैं क्या था। तरलता। तरलता पदार्थों के वाहक के गुण को दर्शाता है। जो तरलता है वो पदार्थों के वाहक के गुण को दर्शाता है। जैसे ठोसों में तरलता का गुण सबसे कम, ठोस में क्या होता है कि तरलता का गुण सबसे कम होता है, गैसों में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्या है। बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरना, तो गैसीय कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये मैंने बताया था अभी गैस ठोस द्रव और गैस के अंदर के समय कि गैस का जो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तथा उनका आकार अनिश्चित होता है, ये भी बताया था। अतः इन्हें जिस प्रकार के बर्तन में हम भरते हैं ना, वो उसी का रूप ले लेता है तथा पूरे बर्तन को भर देता है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद तो क्या है, आकार। क्या है, आकार। तो आकार यह पदार्थों के निश्चित अथवा अनिश्चित रूप को स्पष्ट करता है। जैसे ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रवों तथा गैसों का आकार निश्चित नहीं होता। यह मैंने बताया था। ठीक है, कि द्रव और गैस का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन ठोस का आकार निश्चित होता है। गतिज ऊर्जा। पदार्थों के विभिन्न रूपों के कणों की गतिज ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, जैसे गैसीय कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, जबकि ठोस पदार्थों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। जो ठोस पदार्थ होता है उसका गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसका होता है, गैस का। ठीक है, इसके बाद घनत्व। क्या है, घनत्व। तो यह पदार्थों के कणों की सघनता के बारे में बतलाता है। जैसे ठोस पदार्थ के कण सर्वाधिक सघन होते हैं, अतः ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। ये भी मैंने बताया था कि जो ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है, यानी सबसे पास में सटे सटे कौन रहते हैं, ठोस के कण। ठीक है, तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, उसके कम होगा द्रव का, फिर उससे भी कम होगा किसका, गैस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कारण बताने वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, कारण बताने वाला। देखो, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। मतलब गैस जो है हम किसी भी बर्तन में रखेंगे ना, तो उस बर्तन को पूरी तरह से भर देगा। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, वो गैसीय पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि गैसीय पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, गतिशीलता अधिक होने के कारण ये उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें गैसों को रखा जाता है। क्यों ऐसा होता है कि गैस बर्तन को भर देती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। गतिशीलता अधिक होने के कारण बर्तन को पूरी तरह से भर देती है। दूसरा क्वेश्चन, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, ऐसा क्यों होता है। तो गैसीय पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तरलता का गुण भी सबसे अधिक हो पाया जाता है। अतः जब गैस को किसी बर्तन में भरते हैं ना, तो वह बर्तन की दीवारों पर दबाव डालने लगता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब इसका सी नंबर क्वेश्चन देखो। इसका सी नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। कारण देखो, लकड़ी की मेज जो है उसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, क्योंकि वह ठोस होता है। ठोस का आकार तो निश्चित होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तथा इसमें दृढ़ता का गुण भी पाया जाता है। दृढ़ता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, अतः लकड़ी की मेज ठोस होती है। ठोस क्यों ना होगा भाई, इसका आकार जो निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, और जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वही तो ठोस होता है ना। अगला क्वेश्चन, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कारण बताइए। देख लो, हमारा हाथ जो है वो ठोस का उदाहरण है कि नहीं। हमारा हाथ जो है वो ठोस का उदाहरण है, जबकि हवा गैस का उदाहरण है। ठोस गैसों को आसानी से विस्थापित कर देता है। यही कारण है कि हम हवा में अपना हाथ चला सकते हैं, जबकि लकड़ी की मेज ठोस होती है, जिसे विस्थापित करना कठिन होता है, क्योंकि वह ठोस होता है। अतः इसमें हाथ चलाने के लिए कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। लकड़ी की मेज ठोस होता है, इसको विस्थापित करना जो है आसान नहीं है। अगर गैस होता तो विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, ऐसा क्यों होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो द्रव से ज़्यादा होता है, अधिक होता है। अगर ऐसा होता है
तो हम लोगों ने देखा होगा कि बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है ना, वो जल में कभी कभी तैरता नज़र आ जाता है, जबकि जो बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो ठोस का उदाहरण है। फिर भी ऐसा क्यों होता है? देखो कारण देखो, बर्फ़ ठोस का वस्तु का उदाहरण है, परंतु बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। हाँ, ये बात जान लो कि जो बर्फ़ का घनत्व होता है ना, वो जल के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि बर्फ़ के टुकड़े जल की सतह पर तैरते नजर आते हैं। बताया समझ में? अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये प्रश्न 3 के प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न 3 के जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तापमान को क्या करना है? सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखो केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में बदलना है। तो जब भी केल्विन में दिया हो, सेल्सियस में बदलना हो, तो K-273 डिग्री से, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देंगे? डिग्री सेल्सियस। तो 300 में 273 को घटा देंगे, क्योंकि K की जगह क्या है? 300। तो 300 में 273 घटा दें तो 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया। 573 केल्विन। तो 573 केल्विन, तो 573 केल्विन को बदलना है किसमें बदलना है? तो सेल्सियस में। तो क्या करेंगे कि 573 में से 273 घटा देंगे। जब भी केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो 273 को घटा देंगे। तो 573 में से किसको घटाएंगे? 273 को, तो वह किस में आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो घटाएंगे 300 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखो, तो निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? से 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल जो है कैसा होगा? सॉरी, हाँ, 250 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है यहाँ पे, 25 नहीं, 250 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान पर जो है वो जल किस अवस्था में होगा? तो गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और बी नंबर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में जल किस अवस्था में होगा? तो वाष्प की अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका 3 नंबर क्वेश्चन, कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय तापमान स्थिर क्यों रहता है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है तो टेम्परेचर स्थिर क्यों रह जाता है? तो देखो, अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा दी जाती है, उस ऊष्मा का प्रयोग पदार्थ के कणों के बीच जो अंतर आणविक ऊर्जा होती है, इसको तोड़ने में किया जाता है। देखो हमने क्या बोला कि अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा दी जाती है, उस ऊष्मा का प्रयोग पदार्थ के कणों के बीच जो अंतराण्विक ऊर्जा होती है ना, उसको तोड़ने में किया जाता है। अतः इस दौरान तापमान स्थिर रहता है। बताइए समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय जो गैस है उसको द्रव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं एक लाइन में, कि शीतलन विधि द्वारा गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। देखो अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो ये सभी जो बीच वाला क्वेश्चन है, ये जो है ये प्रश्न 1, 2 और 3 का नहीं है, ये प्रश्न 4 वाला नहीं है, ये किताब के बीच वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। देखो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। बात आई समझ में? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब क्वथनांक क्या होता है नहीं पता है तो मैं भी आगे बताऊंगा, बात समझ में आ जाएगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो देखो सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि, और ये सब याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है? तो देखो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में लगातार वाष्पीकरण होता है। कोई भी खुला हुआ बर्तन है, अगर द्रव रखा है तो उसमें वाष्पीकरण होता रहता है, ठीक है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने बताया था ना कि गलनांक और क्वथनांक नहीं पता है तो मैं भी बताऊंगा। तो देखो गलनांक और क्वथनांक, गलनांक क्या है? तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है, ठीक है। क्वथनांक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, यानी जिस टेम्परेचर पर द्रव जो उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो आगे देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखो गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए?
तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं तथा आरामदायक होते हैं। गर्मियों में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे शरीर को ठंडा रख सके। दूसरे कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वे जल्दी गर्म हो जाते हैं और हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। आई बात समझ में? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ये हमारे बॉडी को ठंडा रखता है और ये आरामदायक भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? ये क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनो, ये आप रिलेट कर सकते हो। कोई भी गिलास में जो है वो बर्फ़ वाला पानी जो है भर दिया गया है। ठीक है, बर्फीला पानी भरा गया है तो अब देखेंगे कि जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें पानी की बूंदें नजर आने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। आई बात समझ में? हमने क्या बोला कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आकर कम हो जाता है और यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी के कारण जो है जल की बूंदें नजर आती है। अब देखो प्रश्न 4, हमने प्रश्न 3 तक जो कर लिया था। अब प्रश्न 4 देखते हैं। ठीक है, तो गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? तो गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा होता है क्योंकि गर्म शुष्क दिन में वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होता है जिसके कारण कूलर जो है वो अधिक ठंडा होता है। इतनी सी बात है। अब प्रश्न 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्या आपने कभी पिया है घड़े का जल? देखना बहुत मस्त लगेगा पीने में, ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है कि घड़े की मिट्टी के कण जो है वो जल से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत कर देते हैं जिससे जल ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो देखो ऐसा क्यों होता है क्योंकि एसीटोन के कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। जो एसीटोन के कण होते हैं वो हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, ऐसा क्यों? देखो, कोई कप है तो कप में जो है हम चाय पी रहे हैं तो उससे जल्दी चाय हम प्लेट से पी लेंगे। वो इसलिए क्योंकि देखो, क्योंकि कप की अपेक्षा प्लेट का सतह क्षेत्र अधिक होता है। प्लेट का जो सतह क्षेत्र एरिया जो उसका ज़्यादा होता है, कप की सतह क्षेत्र कम होता है। और सतह क्षेत्र कम होगा, वाष्पीकरण भी कम होगा, लेकिन सतह क्षेत्र ज़्यादा होगा तो देखो वाष्प के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है और चाय ठंडी हो जाती है बहुत जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। मैंने अभी बता दिया था कि गर्मियों में हमें सूती का वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं और आरामदायक भी होते हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट के अंदर वाले सभी क्वेश्चन। पार्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन था हमने जो है वो देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे पार्ट अभ्यास के प्रश्न उत्तर के अभ्यास में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो यहीं तक रखते हैं। चैप्टर का क्या नाम था? हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 1। प्रश्न 1 का जो है प्रश्न 1, 2, 3, 4 और कुछ अंदर वाला क्वेश्चन भी जो है वो हम लोग देख लिए हैं। हमारे आसपास के पदार्थ को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं सारा चैप्टर का वीडियो जो है इसमें डाल दूंगा। चैप्टर 1 से लेकर अंतिम तक जितना भी टोटल चैप्टर है साइंस में, ठीक है, वो भी कंप्लीट नोट्स। देखो नोट्स बनाया हुआ है, वो प्रॉपर नोट्स के साथ में जो है वो मैं यहाँ पे यूट्यूब में जो है वो आपको दे दूँगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।